नमस्कार मित्रों, मैं मानस अचल, जवाहर नवोदय विद्यालय सीलमपुर, महेशपुर, पाकुड़ सेकेंड। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ। ये है लोकतांत्रिक राजनीति, जो क्लास 10 की बुक है, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है, प्रथम अध्याय। ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि बहुत सारे छात्रों को परेशानी हो रही थी इस पाठ को अच्छे से समझने में, इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ा। तो हम लोग ये चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। एक लोकतांत्रिक शासन में सत्ता सिर्फ एक ही अंग तक नहीं सीमित होनी चाहिए, यह विभिन्न अंगों तक इसको पहुंचना जो है बहुत ज़रूरी होता है। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ में सत्ता की साझेदारी की जाती है। सत्ता की साझेदारी मीन्स सत्ता का बंटवारा, मिलजुल करके सत्ता का उपयोग करना, मिलजुल करके शासन चलाना, यही सत्ता की साझेदारी है। तो इस चैप्टर की शुरुआत करें। शुरुआत में दो देशों का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक देश है बेल्जियम और दूसरा देश है श्रीलंका। ये देखिए, यहाँ पर ये बेल्जियम का ये मानचित्र को दिखाया गया है इसमें। तो सबसे पहले बेल्जियम की स्थिति को इसमें समझाया गया है। वो इस प्रकार से है कि बेल्जियम में लगभग 59% लोग डच भाषी हैं और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। डच भाषियों को देखिए, ये इस कलर से, ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, रेड कलर से दिखाया गया है, ये डच भाषियों को येलो कलर से दिखाया गया है, और ये इसको फ्रेंच भाषियों को रेड कलर से दिखाया गया है। और इसके अलावा कुछ परसेंट में लोग कुछ जर्मन भाषी भी हैं। तो ये यहाँ के जो फ्रेंच भाषी लोग हैं, ये आर्थिक रूप से ज़्यादा समृद्ध हैं, और लेकिन डच भाषियों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। डच भाषी लगभग 59% हैं। और यहाँ पर दोनों समुदायों में क्या हो रहा था, लगातार टकराव हो रहा था। किसमें ये जो डच भाषी हैं और ये फ्रेंच समुदाय के जो लोग हैं, ये हैं डच हैं, और ये जो हैं ये फ्रेंच भाषी हैं। तो ये दोनों में लगातार क्या हो रहा था, ये टकराव चल रहा था, ये युद्ध चल रहा था दोनों में, एक दूसरे में। तो इसको तो दोनों ही समुदायों में ये जो ये डच भाषी हैं और ये जो हैं, ये आपको दिखा रहे, ये डच भाषी और ये फ्रेंच भाषी। तो दोनों ही समुदायों में अक्सर टकराव हुआ करता था। तो किस प्रकार से उन समस्याओं का समाधान किया गया, उसको हम लोग देखेंगे। अब चलिए एक और दूसरे देश की बात कर लेते हैं। वो देश है श्रीलंका। श्रीलंका की भी स्थिति लगभग कुछ ऐसी ही। तो यहाँ पर ये श्रीलंका की यदि बात करें तो ये हमारा पड़ोसी देश है। हमारे जस्ट दक्षिण में एक द्वीपीय देश है श्रीलंका, और
ये इधर देखिए, ये है श्रीलंका। तो ये श्रीलंका है। तो श्रीलंका के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता दें कि यहाँ पर ये करीब 1948 में इस देश को आज़ादी मिली और यहाँ पर 2 समुदायों के लोग रहते हैं। मुख्य रूप से वो हैं, एक हैं लगभग यहाँ की 74% आबादी जो है वो सिंघली मूल की है, जो बुद्धिस्ट लोग हैं। और उसके बाद तमिलों का नंबर आता है। तमिलों की आबादी लगभग 18% है। ये तमिल भी 2 प्रकार के लगभग यहाँ पर हैं। कौन कौन से हैं? ये हैं श्रीलंकाई तमिल और एक है हिंदुस्तानी तमिल। तो इसके अलावा 7% लोग क्रिश्चियन भी हैं। तो ये है इसकी स्थिति। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर 1956 में एक कानून बनाया गया जिसमें सिंघली को एकमात्र इसका दर्जा दिया गया है। सिंघलियों को देखें तो ये जो येलो कलर है ये सिंघली हैं और श्रीलंकाई तमिल बिल्कुल रेडिश कलर में और भारतीय तमिल को इस कलर में दिखाया गया है। तो ये है यहाँ की स्थिति। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि वहाँ की सरकार ने सिंघली भाषा को प्रभुत्व देना शुरू कर दिया। सिंघलियों को ज़्यादा सुविधा देनी शुरू कर दी, जिसका रिजल्ट ये हो गया कि कुछ कुछ ऐसे सरकार के द्वारा निर्णय लिए गए जिससे तमिलों को अच्छा नहीं लगने लगा। यहाँ पर उनको तमिलों को ऐसा फील होने लगा, महसूस होने लगा कि उनकी भाषा संस्कृति का कुछ भी वो ध्यान नहीं रखते। तो धीरे धीरे दोनों समुदायों में टकराव होते चले गए और तमिलों और सिंघलियों के संबंध बहुत खराब हो गए। और आगे जा कर के तमिलों ने अपनी पार्टी बना ली और अब एक अलग देश की आज़ादी के लिए उन्होंने मांग शुरू कर दी, जिसको सरकार मानने को तैयार नहीं थी। और जिसका आखिरकार रिजल्ट ये हुआ कि ये सिविल वार, गृह युद्ध में बदल गया पूरा का पूरा क्षेत्र। और फिर उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ राष्ट्रपति भी वहाँ पर मारे गए हैं और ये सब काफ़ी स्थिति जो है खराब हुई है। लेकिन यह बेल्जियम ने क्या किया? बेल्जियम ने थोड़ी समझदारी दिखाई। दोनों देशों का एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, एक श्रीलंका भी है, बेल्जियम है। श्रीलंका से थोड़ी सी नासमझी हो गई और बेल्जियम ने थोड़ी समझदारी दिखाई। यहाँ पर इन्होंने मिलजुल करके कुछ समझौता किया। वो समझौता ये था, इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में दोनों के मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, है ना। फिर राज्य में भी दोनों तरह के मंत्रियों की संख्या समान ही रहेगी। और यहाँ पर एक और तीसरे प्रकार की सरकार भी है जिसको सामुदायिक सरकार कहते हैं। तो इस प्रकार बेल्जियम की समझदारी की वजह से यह जो है गृह युद्ध में जाने से क्या हो गया, ये देश बच गया। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि यदि सत्ता में अलग अलग वर्गों को यदि साझेदार बनाया जाए तो देश में शांति बनी रहती है, देश की प्रगति होती है। लेकिन यदि किसी समूह को यदि सत्ता में साझेदारी नहीं दी जाती, उन्हें भागीदार नहीं बनाया जाता है, तो उस देश का बुरा दिन कहें आ जाता है। तो ये स्थिति जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। अलग अलग समूहों के साथ में सत्ता को बांटना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर यह है कि सत्ता की साझेदारी को हम लोग 2 तरीके से देख सकते हैं। एक को हम लोग युक्तिपरक कारण कह सकते हैं और दूसरे को हम लोग नैतिक कारण कह सकते हैं।
नमस्कार मित्रों, हम लोग सत्ता की साझेदारी पाठ पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो इसमें सत्ता की साझेदारी ये दो प्रकार से आवश्यक है। वो दो तरीका है, एक को कहते हैं युक्तिपरक और दूसरे को कहते हैं नैतिक परक। युक्तिपरक में बिना लाभ हानि का युक्तिपरक में लाभ हानि का विचार करके जो निर्णय लिया जाता है उसे युक्तिपरक कहते हैं, और नैतिक में लाभ हानि का विचार नहीं किया जाता है। तो जैसे किसी वर्ग को सत्ता में साझेदार बनाना चाहिए, यदि नहीं बनाएंगे तो देश में टकराव होगा, ये युक्तिपरक हो गया। और नैतिक परक, इसमें लाभ हानि का विचार नहीं किया जाता है, सभी को सत्ता में साझेदार बनाना चाहिए क्योंकि ये नैतिक दृष्टि से सही है। और इसलिए भी साझेदार बनाना चाहिए क्योंकि सत्ता की साझेदारी ही दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। तो इसलिए इन कारणों से सभी वर्गों को सत्ता में साझेदार बनाना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं कि एक अफ्रीकी देश है लेबनान। तो ये लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर सुन्नी मुसलमान भी हैं, शिया मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, तो अलग अलग वर्गों के लोग हैं। तो यहाँ पर बाद में इस लेबनान की इसकी राजधानी है बेरूत, यहाँ पर खलील नाम का एक आदमी रहता है। तो यहाँ पर पहले गृह युद्ध हुआ करता था, जिसको कह सकते हैं सिविल वार यहाँ पर हुए थे, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। तो बाद में यहाँ पर सभी लोगों ने मिलकर के एक बैठक की, जिसमें राष्ट्रपति एक समुदाय के लोगों को और ये कैथोलिक का राष्ट्रपति का पद कैथोलिक समुदाय के लोगों को, प्रधानमंत्री का पद सुन्नी मुसलमान को, उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को, और संसद अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान को देने का निर्णय किया गया। अब ये खलील को लगता है बड़ी परेशानी लगती है। तो ये खलील कहता है कि नहीं, ये व्यवस्था तो ठीक नहीं है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि चुनाव लड़े और कोई भी व्यक्ति जिस पद पर पहुंचना चाहे वो पहुंच सकता है। तो इसमें आपका क्या विचार होगा? हालांकि यदि इस व्यवस्था ये कह रहा है कि यदि फिर से आपको इस देश का संविधान लिखने को कह दिया जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस व्यवस्था को जारी रखेंगे या फिर नई व्यवस्था लाएंगे? तो मेरा तो ये विचार होगा कि इस व्यवस्था को जारी रहने दिया जाए, क्योंकि यदि इस व्यवस्था को खत्म किया गया फिर से लेबनान में खून खराबा फिर से शुरू हो जाएगा। इसके बाद फिर है सत्ता की साझेदारी के 4 रूप हैं। तो सबसे पहले सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप हैं? एक ये देखिए, ये इसमें इसको सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। ये क्षैतिज वितरण कहा जाता है ना, क्षैतिज वितरण। इसमें क्या होता है? इसमें ये शक्ति को 3 भागों में बांट करके तीनों को समान रूप से भाग दिए जाते हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को समान रूप से अधिकार मिलते हैं। दूसरा विभाजन है ये, यहाँ पर इसको हम लोग ये अधिकारों का, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें
सत्ता देश की सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार में बटी होती है। यानी ऊपर से केंद्र है, फिर राज्य है, फिर स्थानीय सरकार है। इस प्रकार शासन का बंटवारा किया जाता है। तो ये सत्ता के बंटवारे का ये ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। ऊर्ध्वाधर ये इस प्रकार से ऐसे ऊर्ध्वाधर होता है, ऊपर से नीचे की ओर। इसके अलावा सत्ता के वितरण का एक और तरीका है, इसमें सत्ता का बंटवारा किसके किसके साथ किया जाता है? विभिन्न सामाजिक समूह, समाज के विभिन्न समूह, जैसे स्त्रियों पुरुषों के बीच में, समाज के विभिन्न वर्ग जो हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, इसके अलावा विभिन्न भाषाई समुदाय, अलग अलग भाषा बोलने वाले, कन्नड़, हिंदी, मलयालम, मणिपुरी, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों के साथ में सत्ता की साझेदारी की जाती है। विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच में होती है। तो ये जो है ये सत्ता के बंटवारे का तीसरा रूप है। एक और सत्ता के बंटवारे का एक चौथा रूप भी है। चौथे रूप को हम लोग देखेंगे। ये चौथा रूप क्या है कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न दबाव समूह और आंदोलन के द्वारा भी प्रभावित होता है। दबाव समूह कौन होते हैं इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन दबाव समूह की बात करें तो समाज में जैसे किसानों का एक वर्ग है, वकीलों का वर्ग है, जो अपने हितों को आगे रखना चाहता है, ये दबाव समूह कहलाते हैं। तो ये दबाव समूह या जो आंदोलन होते हैं, जैसे काला धन वापस लाओ आंदोलन, या एक और अभी आंदोलन, अलग अलग प्रकार के भी आंदोलन चल रहे थे। तो ये जो है ये भी सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, आंदोलन भी दबाव डालते हैं और अपने हितों की पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ, सत्ता के बंटवारे का, सत्ता की साझेदारी के 4 तरीके हो गए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से तरीके हो गए? तो पहला नंबर है सत्ता की साझेदारी का, ये देखिए, इसमें सत्ता को विभिन्न तीन विभिन्न हिस्सों में समान रूप से बंटवारा किया जाता है। इसको सत्ता के बंटवारे का क्षैतिज वितरण। दूसरा है कि विभिन्न स्तरों के बीच में सत्ता का बंटवारा, इसको सत्ता का ये ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। सत्ता के बंटवारे का एक तीसरा रूप भी है, जिसमें सत्ता का बंटवारा विभिन्न समूहों, देखिए, विभिन्न समूहों, मसलन भाषाई, धार्मिक समूहों के बीच में हो सकता है। और एक और सत्ता के बंटवारे का एक और चौथा रूप भी है, देखिए यहाँ पर। तो वो ये है कि सत्ता किसके बीच में हो सकती है? सत्ता के बंटवारे को हम लोग समझ सकते हैं, दबाव समूह और आंदोलन जो शासन को, सरकार को प्रभावित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उसको भी हम लोग सत्ता के बंटवारे के रूप में भी समझ सकते हैं। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के 4 रूप हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो इसको जरूर देख लेंगे। और पाठ के अंत में कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चनों को फिर करना है। और ये था मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया ये पाठ। उम्मीद है ये पाठ आपको पसंद आया होगा सत्ता की साझेदारी का। यदि कुछ त्रुटियां हुई होंगी तो अवश्य ही आप कमेंट करेंगे। धन्यवाद मित्रों, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।